नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है ट्रांसफार्मर का सीरीज 7। इस सीरीज में हम लोग जो करने वाले हैं वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसके साथ हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। ठीक है। बहुत डिटेल में जाने का कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि आपके दोस्त जो भी हैं लाभ उठा सकते हैं इस वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो है प्रश्न है वो है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर अधिक आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है वह उच्चायांक ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसको इसका जो इंग्लिश होता है ना वो होता है स्टेप अप होता है। ठीक है। इसमें ये जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न में एक कहा जा रहा है कि जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को बढ़ाकर, इनपुट में जो मान लीजिए इसको थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए हम लोग चलते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये मान लीजिए ट्रांसफार्मर है। ठीक है। ये इसका प्राइमरी बाइंडिंग हो गया। अगर ट्रांसफार्मर को डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो इसका पहले का सीरीज देख सकते हैं। इसको प्राइमरी बोला जाता है और इसको सेकेंडरी बोला जाता है। ठीक है। इसमें कह रहा है कि प्राइमरी को वोल्टेज को बढ़ा करके सेकेंडरी में ज्यादा दे रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 100 वोल्ट, और इसको अगर 200 वोल्ट कर रहा है तो इसको इस प्रकार का ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोला जाता है। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ 100 वोल्ट दे रहे हैं, यहाँ पे हमको इससे कम मिल रहा है, हो सकता है 99 मिल रहा है या इससे कम मिल रहा है, 50 वोल्ट मिला है, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कह रहा है। तो पहला प्रश्न इसी टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। दूसरा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग पर टर्नों की संख्या सेकेंडरी बाइंडिंग की टर्नों की संख्या की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है। इसमें एक आ रहा है कि जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए इसकी हम बात कर रहे हैं, सॉरी, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये इसमें जब मान लीजिए ये मान लीजिए 100 वोल्ट है। ठीक है। और यहाँ पे 50 वोल्ट दे रहा है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो प्राइमरी का टर्न होगा ना, प्राइमरी में जो टर्नों की संख्या होगा वो ज्यादा होगा किसके तुलना में? सेकेंडरी में जो टर्न होगा उसके तुलना में। ठीक है। मान लीजिए इसमें टर्न हो गया ऐसे 500 है, तो इसमें जो सेकेंडरी का जो टर्न होगा जो ना, वो 500 से कम होगा। ऐसे समझ सकते हैं कि 500 से कम होगा। वो ये जो प्रश्न है ये बोल रहा है। ठीक है। ये प्रश्न बोल रहा है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग की टर्नों की संख्या सेकेंडरी बाइंडिंग की अपेक्षा अधिक होती है। मतलब सेकेंडरी की अपेक्षा प्राइमरी में क्या होता है? ज्यादा होता है। प्राइमरी में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। स्टेप डाउन में मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेकेंडरी में हमारा जो है टर्नों की संख्या प्राइमरी की तुलना में कम है। ठीक है। किसमें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। यदि ट्रांसफार्मर की लौह कोर ठोस होती तो इसमें एडी धारा क्षति का मान अधिक होता। ठीक है। अगर इसका जो कोर है, ये जो कोर ट्रांसफार्मर का देख रहे हैं, ये अगर ठोस होता, पूरा ठोस होता, तो इसमें ईडी करंट जो धारा होता है ना, ईडी करंट जो लॉस हम इसके पहले वाले सीरीज में बात कर रहे थे, उसका ज्यादा होता। इसीलिए ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है। कोर को इस प्रकार के बनाया जाता है, ठोस नहीं बनाया जाता है। ठीक है। ठोस बनाने से ईडी करंट क्या होता है? ज्यादा होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। या हाँ, ये तो हो गया 3 नंबर। ट्रांसफार्मर स्थैतिक प्रकार का उपकरण होने से ट्रांसफार्मर जो है स्टैटिक डिवाइस है, इसमें कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है। जिसके कारण इसका इफिशियंसी जो होता है ना काफी ज्यादा होता है। कितना होता है? 90% से 98%। देखिए एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा। ठीक है। कि पहले तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर में कोई मूवेबल पार्ट नहीं है, मतलब कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं है, जिसके कारण इफिशियंसी 90 से 98 होता है। ठीक है। इसमें एक चीज और जो समझने की बात है वो है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होता है।
क्योंकि इसमें मूवेबल पार्ट नहीं है, रोटेटिंग पार्ट नहीं है। जैसे मोटर की बात करेंगे, जनरेटर की बात करेंगे, इंडक्शन मोटर की, सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे, सिंगल फेज मोटर की बात करेंगे, तो ये सब का इफिशियंसी कम होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का बहुत ज्यादा होता है। देखिए 98% की बात कर रहा है, 98% इफिशियंसी काफी ज्यादा होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग कम होता है, ठीक है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी बाइंडिंग कम होता है, इसमें आउटपुट वोल्टेज कम प्राप्त होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के मतलब ही है कि सेकेंडरी बाइंडिंग कम होगा, सेकेंडरी का बाइंडिंग कम होगा, और सेकेंडरी बाइंडिंग कम होने के कारण आउटपुट में वोल्टेज जो होता है ना कम प्राप्त होता है, तो इसलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ट्रांसफार्मर से प्राप्त एसी करंट रेक्टिफायर से डीसी में बदला जाता है, ठीक है। मान लीजिए कभी आपको घर में सप्लाई जरूरत है डीसी का, आपके घर में सप्लाई है एसी और जरूरत है डीसी का, तो क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर लगा करके उसको वोल्टेज को स्टेप डाउन करके मतलब कम कर लेंगे, और उसको रेक्टिफायर से क्या किया जाता है, उसको डीसी में बदला जाता है। अगर डीसी धारा को इस्तेमाल करना है आपको, तो रेक्टिफायर से इसको डीसी में कन्वर्ट कर किया जाता है। एक इसमें फॉर्मूला इस्तेमाल होता है टर्न रेशियो। टर्न रेशियो क्या होता है, तो इसका होता है N2 बटा N1। मतलब ये सेकेंडरी में जो बाइंडिंग है, मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए इधर 200 और इधर 100, ये 100 टर्न है और 200 टर्न है। अगर इसका टर्न रेशियो निकालना है ना, टर्न रेशियो या ट्रांसफार्मर रेशियो निकालना है, तो ये हो जाएगा 200 बटा 100, ठीक है, बटा 2। इसका टर्न रेशियो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बिजली वितरण में किया जाता है। जो हमारे कॉलोनी में या गांव में जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है घरों में सप्लाई के लिए, उसमें इसका ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वहां पे होता है। और इसका जो उपयोग किया जाता है ना, बैटरी चार्जर में किया जाता है। बैटरी चार्जर जो जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है, और फिर इन्वर्टर से हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसको हम बैटरी चार्जर, रेक्टिफायर से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी चार्जर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोबाइल चार्जर में भी इस्तेमाल किया जाता है, मोबाइल जो चार्जर होता है उसमें भी ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है, पर वो टाइप अलग होता है, वो एक अलग मैटर है जिसका हम बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। ये वोल्टेज के आधार पे होता है, किसके आधार पे होता है, दो प्रकार के वोल्टेज के आधार पे। वोल्टेज के आधार पे आप आउटपुट वोल्टेज के आधार पे बात करेंगे ना, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन होता है, ठीक है। जब आप बनावट के आधार पे देखेंगे तो अलग होता है, बाइंडिंग के आधार पे देखेंगे तो सिंगल बाइंडिंग होता है, थ्री बाइंडिंग होता है, फेज के आधार पे देंगे तो सिंगल फेज, थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है। तो ये इसका एक अलग वीडियो बनाया हुआ है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होते हैं। तो ये एक्चुअली दो प्रकार के यहाँ पे इसलिए है कि ये वोल्टेज के आधार पर की बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, धारा ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज स्टेप अप प्रकार के छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। एक आप नाम सुने होंगे कहीं भी, जब आप अगर मान लीजिए अभी आप कहीं काम करते होंगे, तो एक सीटी की बात का होता है, करंट ट्रांसफार्मर जिसको बोला जाता है, करंट ट्रांसफार्मर बोला जाता है, उसको बोला जाता है सीटी, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे धारा ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। धारा ट्रांसफार्मर जो सीटी होता है ना, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। ये भी काफी प्रश्न जो है काफी पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। एक करंट ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। अब एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, देखिए पीटी जिसको बोला जाता है शॉर्ट में, पीटी, ठीक है। ये स्विचिंग यार्ड में एक्चुअली लगा हुआ रहता है, या सब स्टेशन में, टीएसएस में लगा हुआ होता है, ठीक है। स्विचिंग इसको पीटी बोला जाता है, उसको ऊपर को करंट ट्रांसफार्मर को सीटी बोला जाता है। पीटी जो होता है ना, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन होता है। और करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप होता है। ये दोनों में डिफरेंस रखिएगा, याद कर रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट का, सेकेंड जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है, सेकेंडरी बाइंडिंग में मोटे तार के केवल एक या दो लपेटा होता है। जब हम पीटी की बात करते हैं ना, ठीक है, तो पीटी क्या होता है, पीटी एक्चुअली क्या है ना, सीटी और पीटी जो है ना, ये है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे मान लीजिए आपके 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन है, उसमें करंट मेजरमेंट करना होगा, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए सीटी का इस्तेमाल होता है। और उसमें उसका जब वोल्टेज का मेजरमेंट करना होता है,
तो उसके लिए पीटी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सीटी जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर है और पीटी जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर द्वारा थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई भी प्राप्त की जा सकती है। जो हमारे कॉलोनी में, घर में, गांव में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उससे आप थ्री फेज एक साथ में ले सकते हैं और सिंगल फेज भी ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है ना वो होता है इनपुट में होता है स्टार, सॉरी डेल्टा, और आउटपुट जो होता है स्टार होता है, स्टार कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो मान लीजिए ए आर है, ए वाई है और ए बी है, और एक जो होता है ना एक न्यूट्रल होता है जिसको हम अर्थिंग किए हुए रहते हैं। ठीक है, तो आप चाहे आर और अर्थ से ले सकते हैं, वाई और अर्थ से ले सकते हैं, और बी और आर से ले सकते हैं। मतलब इसको आप सिंगल फेज इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो आर वाई और बी जो है तीनों फेज से एक साथ लोड ले सकते हैं। ठीक है, किस अब नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या तथा प्राइमरी वाइंडिंग की लपेटों की संख्या अनुपात जो होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहा जाता है। उसका बड़ा फॉर्मूला होता है N2 बटा N1। इसको K बोला जाता है। K बराबर होता है N2 बटा N1। ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। ये जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ना तो ये इसका काफी इस्तेमाल होता है। मान लीजिए प्राइमरी का करंट दे दिया और सेकेंडरी में पूछ रहा है कि सेकेंडरी में कितना करंट होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपको भी दिया हुआ है, या वोल्टेज सेकेंडरी का दिया हुआ है, प्राइमरी में निकालना है, टर्न रेशियो सेकेंडरी का दिया हुआ प्राइमरी में निकालना है, तो इसका इस्तेमाल से ये आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो और टर्न रेशियो पता होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसका उपयोग कहां कहां किया जाता है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है, रेडियो रिसीवर में किया जाता है, टीवी में भी किया जाता है, बैटरी चार्जर में किया जाता है, इन्वर्टर में किया जाता है, मोबाइल चार्जर में किया जाता है। तो अगर इसका उपयोग लिखने की बात आपको आता है या समझने की बात आता है या किसी को समझाने या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि ट्रांसफर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर वैद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पादन किए गए 11 केवी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो हमारा विद्युत उत्पादन जो पावर जनरेटिंग स्टेशन जो होता है ना, पावर जनरेटिंग स्टेशन जहां पे पावर जनरेट किया जाता है वहां पर जनरेट होता है 11 केवी। ठीक है, वहां पे कितना जनरेट होता है? 11 केवी। 11 केवी का वोल्टेज जनरेट होता है। तो आप बोल सकते हैं कि अरे हमारे तो जो ट्रांसमिशन लाइन है 132 केवी का ट्रांसमिशन लाइन है, तो वो कहां से आता है? या 220 केवी का ट्रांसमिशन लाइन है उसमें 220 कहां से आता है? तो इसको क्या किया जाता है ना, 11 केवी को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप कर दिया जाता है, वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, वोल्टेज क्यों बढ़ाया जाता है वो अलग टॉपिक है, वो अलग बहुत बड़ा टॉपिक है कि वोल्टेज को बढ़ाने से क्या होता है, उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करें। अभी समझिए कि वोल्टेज को जनरेटिंग स्टेशन पर जो 11 केवी जनरेट हो रहा है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, बढ़ा करके कितना किया जाता है? 66 110 केवी किया जाता है। 110 नहीं होता, 66 होता है, 132 होता है, 220 होता है, 440 केवी किलो वोल्ट तक स्टेप अप करने पर प्रेषित करने की सक्षम होता है। मतलब उसको ट्रांसमिशन करने के लिए आपको स्टेप अप करना होता है। कितना? 66 केवी कर सकते हैं, 132 केवी भी करते हैं, 220 केवी करते हैं, 440 केवी भी करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से शीतलन उन ट्रांसमिशन में होता है जिनका कोर का क्षेत्रफल अधिक होता है। प्राकृतिक रूप से मतलब नेचुरल जो शीतलन होता है ना, नेचुरल कूलिंग करना है, उसको आपको कोर का एरिया जो है ना ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर कोर का एरिया ज्यादा नहीं रखे हैं तो नेचुरल कूलिंग नहीं कर पाएंगे ट्रांसमिशन का। क्योंकि आप जैसे समझिए एरिया से क्या होता है ना, जितने ज्यादा एरिया होता है उतना जल्दी ट्रांसफार्मर जो होता है ठंडा होने में वो होता है, सक्षम होता है। जैसे आप समझिए एक गिलास गर्म पानी है, उस और उतना ही एक गिलास पानी जो गर्म पानी है उसको आप थाली में रख दीजिए, थाली वाला जो गर्म पानी है वो जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि थाली का जो एरिया आप पानी डाल करके उसको बढ़ा दिए। मतलब जब पानी उसमें फैल गया, फैलने का सेंस क्या हुआ, तो उसका एरिया बढ़ गया, गिलास का एरिया कम है तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि नेचुरल कूलिंग आपको करना है ना, तो उसका एरिया थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, तब ये होगा। ठीक है, अगला है, ऑटो ट्रांसफार्मर केवल एक ही बाइंडिंग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी पूछा जाता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में कितने बाइंडिंग होते हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है ना उसमें एक ही बाइंडिंग होता है। देखिए ऑटो ट्रांसफार्मर एक बाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ये होता है ऐसे करके एक
ये जो एक पॉइंट होता है ना, ये कॉमन होता है। इसको मान लीजिए प्राइमरी आप कह सकते हैं, और ये हो जाएगा सेकेंडरी। हाँ, ये स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसा ही होता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा हुआ, मान लीजिए ये क्या हो गया, स्टेप अप हो गया, और ये स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, स्टेप डाउन। तो देखिए इसमें प्राइमरी जो है ना, प्राइमरी एक ही है। इसके लिए ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों बाइंडिंग जो है एक ही है, मतलब ये सिंगल बाइंडिंग ट्रांसफार्मर इसको बोला जाता है। ठीक है, ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल किया जाता है, मतलब वोल्टेज को बूस्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी काफी पूछा जाता है कि बूस्टर ट्रांसफार्मर क्या होता है, मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, कौन सा ट्रांसफार्मर होता है। तो ये भी काफी पूछा जाता है। तो आप नोट कर सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर एज ए बूस्टर ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है, जिसका बाइंडिंग सिर्फ एक होता है। मतलब प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग क्या होता है, दोनों एक ही होता है, कॉमन होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला प्रश्न। और यदि ऑटो ट्रांसफार्मर में 8 से 10 टैपिंग निकाल दी जाए तो उसका वोल्टेज, कहने का मतलब ये हुआ ना कि जैसे देखिए इसमें 2 टैपिंग है। इसको थोड़ा सा हम क्लियर करके बना लेते हैं फ्रेश, तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ठीक है, मान लीजिए हम इसका टाइपिंग ऐसे कर लिए। तो यही बोल रहा है कि एक, मान लीजिए 1 2 3 4 5, एक ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको जितना वोल्टेज जरूरत है उसके अनुसार आप इसके टाइपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है 8 से 10 टाइपिंग निकाल दिया जाए तो उसका उपयोग विभिन्न वोल्टता एसी सप्लाई प्रदान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर अननोन प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है ना इंडक्शन प्रिंसिपल पे भी काम तो करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, लेकिन इंडक्शन प्रिंसिपल पे क्या होता है ना, दो होता है जो ईएमएफ उत्पन्न होता है। एक सेल्फ इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, एक होता है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन जिसको अननोन बोला जाता है, जिसको म्यूचुअल इंडक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। कहने का मतलब म्यूचुअल इंडक्शन इसमें ये हुआ कि देखिए, जो इसमें मान लीजिए इसमें जो वोल्टेज उत्पन्न हो, यहाँ पे जो वोल्टेज आप अप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे मिल रहा है, और दोनों में कनेक्शन नहीं है। ठीक है, मतलब इस वोल्टेज के कारण जो है इस अगला जो बाइंडिंग है उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो ये ऐसे बाइंडिंग को क्या बोला जाता है, ऐसे जो ईएमएफ उत्पन्न होता है उसको म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला जाता है। और सेल्फ सेल्फ के कारण अगर इसी में ईएमएफ उत्पन्न होता तो उसको बोला जाता है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी इतना आप समझिएगा इसको कि जो ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए इसको हम क्या किया है ना कि स्टार करके रखे हैं कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप काइंडली आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, इसको हम स्टार करके रखे हैं ताकि हम इसको ध्यान में रखें, ताकि हम इस पे अलग म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है उस पर हम बात करें। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे कार्य करता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर के टैंक से भरे तेल में नमी नमी के प्रवेश को रोकने के लिए ब्रीदर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के टैंक में भरे तेल में नमी प्रवेश रोकने के लिए, मतलब क्या होता है ना, जब ट्रांसफार्मर गर्म होता है ना तो ब्रीद कंजर्वेटर में वो ऑयल चला जाता है, और फिर जब ठंडा होता है तो कंजर्वेटर से उसमें जो कंजर्वेटर में एक ब्रीदर लगा रहता है। ठीक है, जिसको नमी, जिसमें नमी नहीं चला जाए तेल में, जिसके कारण ब्रीदर का इस्तेमाल किया जाता है। और ब्रीदर में एक और जेल होता है जिसको बोला जाता है सिलिका जेल। सिल्का जेल का इस्तेमाल किया जाता है। जो सिल्का जेल क्या होता है, नमी में जो नमी रहता है हवा में उसको ऑब्जर्व कर लेता है सिल्का जेल। ठीक है, नेक्स्ट है, बुकोल्ज रिले ट्रांसफार्मर में आंतरिक दोष उत्पन्न होने जाने की स्थिति में सूचना एवं अलार्म करता है। मतलब ये बुकोल्ज रिले है ना, ट्रांसफार्मर की इंटरनल जब फॉल्ट होता है, इंटरनल में दोष होता है, तो उस क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है और वो अलार्म बजता है। तो बुकोल्ज रिले का काम क्या है, ट्रांसफार्मर में कोई अगर किसी प्रकार का फॉल्ट होता है, इंटरनल फॉल्ट होता है, तो उसको आपको बताएगा, वो सूचित करेगा।
या तो सीबी को ट्रिप कराएगा। ठीक है, तो बुकोल्ज रिले क्या होता है, इसको भी हम क्या किए हैं, स्टार कर रखे हैं। बुकोल्ज रिले क्या होता है, इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर में उपस्थित तेल का स्तर दर्शाने के लिए उसमें एक ऑयल गेज लगा रहा था। जैसे कंजर्वेटर में कितना तेल चला गया मेन टैंक से, उसको दर्शाने के लिए एक गेज लगाया रहा था। गेज का क्या काम है, गेज एक मैकेनिकल मीटर होता है जो कि बताता है कि आपके जो ये है इसमें कितना ऑयल अभी भरा है और कितना अभी खाली है। ठीक है, तो इसका गेज का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग एसी विद्युत स्रोत से संयुक्त किया जाता है। देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। अगर आप डीसी से स्रोत से संयोजित करेंगे तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, जल जाएगा। डीसी पे ट्रांसफार्मर नहीं काम करता है, ट्रांसफार्मर कभी भी काम करता है तो एसी पे काम करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम इस सीरीज को समाप्त करते हैं। काफी बड़ा हो गया है, मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना बड़ा होगा, क्योंकि आजकल का स्टूडेंट है ना बहुत बड़ा वीडियो पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।